Hello students, a very warm welcome to Safal 2.0 batch. Together we are preparing for the CUET 2024 exam and the subject we will be covering together is legal studies. तो last time हमारी first class में हमने discuss किया था structure of Indian judiciary के कुछ important topics. अब उसी की continuation में हम आज जो हमारा structure of Indian judiciary का topic है, आज हम उसे wind up कर लेंगे. तो let us quickly revise और go through the topics जो हमने last class में cover किए हैं. सो रिकैप ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर कि हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. हायरार्की में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री में कितने लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं. उसमें मैंने आपको बताया था दैट एट प्रेजेंट देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री. सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, ये हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को समझा था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट एंड एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो ट्राइब्यूनल्स में हमने जाना था कि हमें ट्राइब्यूनल्स की जरूरत क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और आज के दिन में कैसे हमें ट्राइब्यूनल्स की हेल्प से जो हमारे कोर्ट्स हैं उन पे पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो रही है. उसके बाद हमने एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल मॉडल के बारे में जाना, इनके डिफरेंसेस पढ़े और फिर मैंने आपसे ये पूछा था आपके होमवर्क में भी कि हमारी कंट्री में कौन सा मॉडल फॉलो होता है और इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन कौन सी कंट्रीज में फॉलो होता है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली. इंक्विजिटोरियल का बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पल दिया, जर्मनी में, रशिया में फॉलो होता है. और हमारी कंट्री में कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? वी फॉलो एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अब इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की, कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ सिस्टम. अब कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम में डिफरेंस क्या है हमने वो कवर किया. फिर हमने जाना कि हमारी कंट्री में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं. सो लेट अस क्विकली डिस्कस कि कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम में डिफरेंस क्या था. कॉमन लॉ सिस्टम का मतलब था कि जनरली पावर किसके पास होती है कानून बनाने की? या तो लेजिस्लेचर के पास और कुछ कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव के पास भी होती है. बट कॉमन लॉ सिस्टम में हम जुडिशरी को भी कुछ हिस्से के पावर्स दे देते हैं कि वो भी ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हैं विच विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ. सिविल लॉ सिस्टम में इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है. सिविल लॉ सिस्टम में जुडिशरी के पास पावर नहीं है लॉ मेकिंग की. द लॉ मेकिंग पावर रेस्ट्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब हमारी कंट्री में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? इन आवर कंट्री वी फॉलो कॉमन लॉ सिस्टम. ऑल राइट. सो लाइकवाइज हेयर ऑल्सो एडवर्सेरियल सिस्टम इन इंडिया. और जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने इंक्विजिटोरियल मॉडल का बताया था, इंक्विजिटोरियल मॉडल कहां फॉलो होता है? जर्मनी में एंड रशिया. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो करती हैं. उसके बाद हमने बात की थी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में. हमने ये डिस्कस किया अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट. उनके पावर्स क्या हैं, उनकी फंक्शंस क्या हैं, द फैक्ट दैट ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सब हमने क्लास में डिस्कस किया और उसके बेसिस पे एमसीक्यू भी सॉल्व किए. फिर हमने बात की थी एडवोकेट जनरल के बारे में भी. एडवोकेट जनरल कौन होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं. तो ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में. अब इसी की कंटिन्यूएशन में हम आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी का टॉपिक खत्म करेंगे. लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज क्लास. तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, कि हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है, जो हमारे गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का क्या काम था? लेजिस्लेचर का काम मैंने जैसे आपको बताया था, उसका काम है कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव का क्या काम था? उन कानून को इंप्लीमेंट करना, उनको एनफोर्स में लाना. और जुडिशरी का क्या काम था?
कि मान लीजिए इन कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए कहीं कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, या कहीं भी दो इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में, किसी के बीच में भी अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। तो ये सबसे फॉरमोस्ट जो है प्रोसेस या फॉरमोस्ट फंक्शन है, वो है जुडिशरी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब यहीं पर हम इंडियन जुडिशरी के अलग अलग फीचर्स जानेंगे आज, which we will be covering in detail. Then after that we will be talking about appointment, removal and retirement of judges. अब यहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि यहां पर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट मेथड क्या है, उनका रिटायरमेंट का क्या, रिटायरमेंट एज क्या है, और उनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कि किन ग्राउंड्स पे उन्हें हटाया जा सकता है, और उनके हटाने के प्रोसेस का क्या वो पूरा प्रोसेस कहाँ ले डाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किस आर्टिकल में डिफाइंड है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जैसे यहां पर आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, सेकंड वर्ड क्या कह रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं, हम किसी को दोबारा से उस पर ध्यान दे रहे हैं या उसको रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जुडिशरी। तो जुडिशियल रिव्यू इज डन बाय द जुडिशियल बॉडीज। ओनली टू बॉडीज आर एनफोर्स्ड और गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वन इज योर सुप्रीम कोर्ट, अनदर इज योर हाई कोर्ट। अब किन ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जहां पर भी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा कि कौन से केस में ले डाउन किया गया ये कॉन्सेप्ट, कितने जजेस थे इस केस के बेंच पर, या इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए थे। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये वर्ड हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो, नया कॉन्सेप्ट हो, बट ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में। वो भी हम डिटेल में इस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में समझने वाले हैं। Lastly but not the least, we will be talking about certain questions and answers कि आज की तारीख में, आज के इस लेक्चर में हम जो भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में वी विल चेक और वी विल सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड द क्वेश्चंस दैट आई हैव फ्रेम्ड, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो किस बेसिस पे बनाए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या जो इस साल का भी जो पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे आई हैव फ्रेम्ड सर्टेन क्वेश्चंस फॉर you all. ठीक है, now without any further ado, let us begin with today's class. So first and foremost, let's talk about various features of Indian judiciary. या क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर्स हैं हमारे इंडियन जुडिशरी के जो दूसरी कंट्रीज से बहुत ही अलग हैं, या कहां से हमने उन फीचर्स को इम्बाइब किया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वी हैव सर्टेन लेवल ऑफ कोर्ट्स। क्या लेवल है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये क्या हो गया? हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, ये हो गया लेवल ऑफ कोर्ट्स। बट नाउ वी आर सेइंग सिंगल एंड इंटीग्रेटेड। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंड इंटीग्रेटेड? इट सिंपली मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सिंगल एंड इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी रूलिंग्स होंगी, इसकी जितनी भी जजमेंट्स होंगी, इसके जो भी डिसीजंस होंगे, दे विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। वो हाई कोर्ट पर भी एप्लीकेबल होंगी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल होंगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, इसको हम इस प्रोसेस को हम स्टेयर डेसिसिस भी कहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो थ्रू आउट द कंट्री जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी क्या है? सिंगल एंड इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसी तरीके से जो भी हाई कोर्ट के डिसीजंस होंगे, अब हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट किसी भी एक स्टेट का सबसे ऊंचे लेवल का कोर्ट है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर इसके जो भी डिसीजंस होंगे,
यहाँ पर इसके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी इसकी जजमेंट्स हैं, वो हमारे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सब पर एप्लीकेबल होंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट्स व्हाई वी से, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी इंडियन जुडिशरी सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया कल को कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट उसके ऑपोजिट कोई जजमेंट दे देगा, नहीं। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो कॉन्सोनेंस में होने चाहिए या वो पैरेलल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सेज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब हमारी कंट्री में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी है, या हम थ्रू आउट जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हम बात करें जहां पर लोगों को अधिकार है कि वो वोट करके अपनी सरकार को चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि जो हमारी जुडिशरी है, हमारा थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले उसकी वर्किंग में। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस नहीं है तो वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को चेक नहीं कर सकता या उनके एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकता। फिर तो लेजिस्लेचर जो है कोई भी कानून पास कर देगा क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ताकि जो हमारे जजेस हैं वो बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के अपनी डिसीजंस पास कर सके, अपना जो ओपिनियन है वो रख सके कोर्ट में, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन जजेस को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना। अब वो इंडिपेंडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है? सबसे पहली चीज है इन जजेस का जो अपॉइंटमेंट का मेथड है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे इंश्योर की जाती है? जो अपॉइंटमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इनका अपॉइंटमेंट में किसी भी तरीके से ना तो लेजिस्लेचर की कोई इंटरफेरेंस है ना एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस है। अब हो इस प्रोसेस में बहुत बार इसको चैलेंज किया गया है कि ये तो बहुत ही ओपेक है, यानी कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वही आने वाले जजेस को अपॉइंट करेंगे, वही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो वो तो क्या हो गया, एक आप अपने फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, हो सकता है आप उन्हें जजेस लगाए जा रहे हो बार बार, तो वो सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। तो उसको बार बार चैलेंज भी किया गया है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। उस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट मेथड भी बहुत ही डिफरेंट हो, उसमें इंटरफेरेंस ना हो किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की। अब वैसे ही अगर हम इनके रिमूवल की बात करें, रिमूवल प्रोसेस भी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का, तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमारी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का फैसला पसंद नहीं आया तो आज इन्हें हटा दिया, नहीं। फिर तो वो हमेशा डर के कोई भी फैसला देंगे। तो ये इंश्योर करना कि उनके मन में किसी भी तरीके का कोई डर ना हो कि अगर हमने ये डिसीजन दिया तो वी माइट लूज आवर जॉब और वी माइट लूज द सीट ऑफ बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज और अ हाई कोर्ट जज। तो ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? एक टेक्निकल प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इम्पीचमेंट के प्रोसेस को फॉलो करके ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। अब ये सारी प्रोविजंस कहां दी गई हैं? ये सभी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है तो वो कोलिजियम सिस्टम से होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं वही करेंगे। और अगर हम रिमूवल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजेस का रिमूवल इंपीचमेंट के प्रोसेस से ही होगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर दे कि हाँ जी हमने तो इस जज को रिमूव कर दिया। इसीलिए आज तक सो फार इन द हिस्ट्री not even a single judge has been removed by way of process of impeachment। आज तक हमारे हिस्ट्री में कहीं पर भी, ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, किसी जज को इंपीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव किया नहीं गया है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। कुछ जजेस के अगेंस्ट प्रोसेस शुरू जरूर हुआ था, बट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो नन ऑफ द जजेस हैज बीन रिमूव्ड बाय वे ऑफ इंपीचमेंट सो फार इन आवर कंट्री। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इट इज योर सुप्रीम कोर्ट। सो इंटरप्रेटर का क्या मतलब है? इन केस एनी confusion arises in relation to provisions of our constitution, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को लेके कोई कंफ्यूजन अराइज होती है, देन द इंटरप्रिटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन कौन देगा? इंटरप्रिटेशन विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर किसके पास है इंटरप्रिटेशन देने की? इट विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ताकि उन किसी भी प्रोविजन का सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज मदर ऑफ ऑल लॉज, सो हम इंश्योर करेंगे कि उसके इंटरप्रिटेशन में किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। तो वो स्पेशल पावर हमने किसको दी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, और द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर इज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है कौन? जुडिशरी। जैसे कि आप सबको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स गारंटी करता है। कैसे राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम अपनी जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोलकर, स्पीच के थ्रू, और या हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख के भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम पेंटिंग बनाकर, स्कल्पचर्स बनाकर भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है। अब मान लीजिए कल को लेजिस्लेचर, हमारा पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास कर देता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू गिव फ्री स्पीचेस, कि आप स्पीच नहीं दे सकते अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, या आप किसी पब्लिक स्पेस पर जाके स्पीच नहीं दे सकते, तो इज इट वैलिड? नो, इट इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। बट अगेन इसमें भी एक पॉइंट है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। बट कब? जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, या गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी स्पीच से रिलीजन, जो वहां का रीजन है उसके वहां पर कोई वायलेंस क्रिएट हो सकती है, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वहां पर वो आपकी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर जिस इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, मान लीजिए मुझे कहा गया कि तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम अपने कॉलेज में जाके स्पीच दो, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉ या ऑर्डर पास किया है उसकी कोई लीगल या वैलिड रीजनिंग नहीं है, तो मैं उस गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकती हूँ। कहां पर? मेरे पास दो ऐसे वो हैं, प्रोविजंस हैं, या मेरे पास दो ऐसे बॉडीज हैं जहां पर मैं जाके इनको चैलेंज कर सकती हूं। दैट इज, वन इज योर सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर वन इज योर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो दैट माय राइट हैज बीन वायलेटेड। सो व्हेनेवर किसी भी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है तो वो उसके लिए जहां कहां जा सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी एक्ट करती है एज द गार्डियन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अब मैंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक हो गया उसमें से, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद कैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि आप मिलके ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है कि आप पंजाब स्टेट के रहने वाले हो तो आप केरला में जाके भी बस सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और जब भी इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी भी फॉर्म में, तो आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां जा सकते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ फीचर, दैट इज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इससे रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है। इट इज आर्टिकल 50। Alright, so Article 50 of the Constitution talks about this particular provision, that it says that there shall be complete separation of executive and judiciary. अब executive और judiciary क्या है? ये दो organs हैं हमारी गवर्नमेंट के, तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो कंप्लीटली सेपरेट होगी। ये एक दूसरे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि ये लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली और एफिशिएंटली वर्क कर सके। अब इससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ही यही है कि जो दो या तीन हमारे ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटली वर्क करेंगे, एक दूसरे के होराइजन्स में जो दो एक दूसरे की पावर्स बताई गई हैं, डिफाइन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा या उसको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी। जो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, मान लो जुडिशरी की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन्ड है या कहां उसकी हमें रिफ्लेक्शन या झलक देखने को मिलती है? अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दीज वर ब्रॉडली वेरियस फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। दूसरा, हमारी जुडिशरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी गई है उसकी वर्किंग में। कैसे? वो कैसे इंश्योर किया गया है? बाय प्रोवाइडिंग वेरियस पावर्स टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि उनकी अपॉइंटमेंट के मेथड्स हैं, उनकी रिमूवल के मेथड्स हैं, या उनका सैलरी का प्रोसेस है कि जब तक वो नौकरी करेंगे उनकी सैलरी कभी भी रिड्यूस नहीं होगी व्हाइल दे आर होल्डिंग द पोस्ट इन द ऑफिस, ठीक है। Then fourth is guardian of fundamental rights. Fifth one is separation of executive and judiciary. ये separation क्यों जरूरी है? ताकि दोनों organs अपना काम efficiently कर सकें, ठीक है, without any form of interference. So I hope everyone has understood what are the salient features of Indian judiciary. After this, now let's move on to the next topic. Next is role of courts in India. अब हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लोक अदालत्स भी डेवलप की गई हैं। लोक अदालत्स यानी कि जो हमारी कंट्री के विलेज लेवल तक भी है, अगर वहां पर भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सो लोएस्ट लेवल पर भी, मतलब नीचे से नीचे स्तर पर भी जाकर अगर हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लोक अदालत्स, ठीक है। सो रोल ऑफ कोर्ट्स, जो हमारी कंट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं उनकी क्या क्या रोल्स हैं, यानी कि वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं या उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोई भी दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताई थी या हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या था? जब भी किन्हीं दो गवर्नमेंट्स के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूटी, जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कहां जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। वैसे ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। सो डिस्प्यूट सॉरी सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स। सो
whenever any form of dispute arise, चाहे वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, चाहे वो इलेक्शन का डिस्प्यूट है, चाहे वो करप्शन मैटर है, ठीक है, चाहे वो सोशल इशू है, कोई हर तरह का डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व होगा? इट विल बी रिजॉल्व इन दी कोर्ट्स। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन। अब जरूरी नहीं है जब दो लोगों के बीच में, यानी कि ए पर्सन एंड बी पर्सन के बीच का डिस्प्यूट है तभी हम कोर्ट जाएंगे। हम कोर्ट तब भी जा सकते हैं जब दो कंपनीज के बीच का डिस्प्यूट है। कंपनी क्या है? कंपनी हमारी लीगल पर्सन होती है। जब एक लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन कौन है? वी एज ह्यूमन बींग्स, वी आर नेचुरल पर्सन। तो जब नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन यानी कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिस्प्यूट है तो भी वो कोर्ट्स जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। या मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से कोई शिकायत है, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, या मुझे लगता है कि उससे मेरा राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। सो इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। अब और कहाँ हो सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है जब दो स्टेट की गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो। मान लो कोई किसी गवर्नमेंट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने की पावर किसके पास है? या वो अथॉरिटी, या वो हम कहाँ जाएंगे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए? वी विल गो टू द कोर्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट first and foremost method of, or first and foremost feature of, role of, function of the courts existing in a country, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? अपील, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अपील क्या होता है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, अ पर्सन ए गोज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसको वो कोर्ट में क्यों गया? क्योंकि बी की वजह से उसको प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान हो गया। बी ने अपने घर में कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जिससे उसके घर की दीवारें टूट गई। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया कॉम्पनसेशन लेने के लिए, और उसने क्लेम किया था कि उसको 10 लाख हैज कॉम्पनसेशन मिले, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सिर्फ 1 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी। सो हेयर ए इज नॉट सेटिस्फाइड, is not convinced or satisfied with district court's decision। अब वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो ए के पास, दिस पर्सन ए, इसके पास व्हाट इज द रेमेडी? व्हाट इज द रेमेडी? कि क्या रेमेडी अवेलेबल है इस पर्सन के पास, कि ये क्या कर सकता है? अब ये कहाँ जाए? क्या ये सिर्फ ये 1 लाख रुपए लेके अपने घर चला जाए? नहीं। अब इसके पास रेमेडी है कि ये हायर कोर्ट में जा सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन सा कोर्ट है? इट इज योर हायर कोर्ट, ठीक है। सो दिस प्रोसेस, कि जहां पर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपके पास अथॉरिटी है, या आपको एक प्रोविजन दी गई है कि आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। सो हेयर ए कैन अपील इन दी हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब ए जो है वो हाई कोर्ट जाता है, अपील करता है कि मुझे जो कॉम्पनसेशन मिला था वो बहुत ही कम है, उसमें मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए। अब वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसे 2 लाख की कॉम्पनसेशन दे दी, ही इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब यहां पर भी मान लो हाई कोर्ट में भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड, देन द लास्ट प्रोविजन, द लास्ट अथॉरिटी ही कैन रिजॉर्ट टू इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी क्या है? ये भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, वन ऑफ द फंक्शंस हैं जो हमारे कोर्ट्स परफॉर्म करते हैं। वन इज, एक तो हमने बात कर ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। सो एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट्स के पास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसके नीचे भी अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स होते हैं। उनके नीचे होता है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये जितने भी कोर्ट्स हैं वो इसके नीचे हैं। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। इनके नीचे कौन कौन से कोर्ट्स हैं? फर्स्ट इज योर CJM, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
अनदर वन इज जेएमआईसी। जेएमआईसी कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे जो फंक्शनिंग करते हैं, ये वो कोर्ट्स हैं। अब इनके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील में कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर आप डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो तो कहां जाओगे? हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आपको और ज्यादा अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए था, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज योर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट योर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? एडवाइजरी मतलब जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सम फॉर्म ऑफ एडवाइस। वी सीक some form of advice from the court. अब advisory jurisdiction में क्या है? Let me write it down for you all. So advisory jurisdiction में क्या है? It is the president, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, the president seeks the advice of the Supreme Court on a legal matter. So ये है कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। बट ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ कहां लाई करता है, कौन से कोर्ट के पास है? इट रेस्ट्स विद द सुप्रीम कोर्ट। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या आपको समझना है कि जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उनको किसी लीगल मैटर पर, किसी लीगल इशू पर कोई एडवाइस चाहिए तो वो कहां जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर वो एडवाइस लेने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस। अगर उनको लगता है that they do not want to or they do not see any point in this legal matter, they may refrain from or they may say no, that we do not want to give any sort of advice on this particular legal matter. और दूसरा पॉइंट क्या है? मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और उन्होंने एडवाइस दे दी अपनी, दैट वी थिंक यू शुड डू दिस इन दिस पर्टिकुलर लीगल मैटर। बट वो प्रेसिडेंट की चॉइस है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने उनकी एडवाइस मांगी हो, बट जरूरी नहीं है कि जो एडवाइस उन्हें दी गई है वो उन्हें माननी पड़ेगी या वो बाउंड हैं उस एडवाइस से। ठीक है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि अभी इस साल भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या जो प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस लेते हैं, क्या वो उस एडवाइस से बाउंड हैं? क्या वो एडवाइस उन्हें कंपल्सरीली माननी ही पड़ेगी? इज ही बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय देम? नो। सो द आंसर इज नो। सो दिस वे, इस तरीके से आपको माइन्यूट सी छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ध्यान देना है। अब ये माइन्यूट चीजें कैसे आपको क्लियर होंगी? एक तो आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो, and whenever I mention such kind of things, please write it down somewhere in make some notes, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं, हम तो एंड में सुन लेंगे सारे लेक्चर और जल्दी से हम सारे नोट्स बना लेंगे, बट नो, along with making notes here, यहाँ पर नोट्स बनाने के साथ साथ I suggest all of you कि एक बार ये सभी टॉपिक्स अपनी NCERT की जो बुक है लीगल स्टडीज की, जो CBSE पब्लिकेशन की बुक है, वो जरूर ले लो। उसका आपको ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल होगा, वो पढ़ते रहो साथ साथ। उसको आप पढ़ोगे, अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट बाय चांस मिस भी हो गया है तो वो आप कवर कर पाओगे, उसका आप नोट बना सकते हो। और दूसरी चीज, वो आपकी रिवीजन भी हो गई। एक बार आपने क्लास में पढ़ लिया, एक बार बुक से खुद पढ़ लिया, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू ऑल। ठीक है। अब जो हमारा थर्ड फंक्शन है, थर्ड रोल है, सॉरी फोर्थ रोल है, दैट इज PIL। PIL का कॉन्सेप्ट क्या है? PIL कॉन्सेप्ट है, so PIL stands for your public interest litigation. So public interest litigation, so generally क्या होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं A और B, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, ए ने बी को कोई इंजरी की या ए की वजह से बी को कोई नुकसान हुआ, तो जो बी व्यक्ति है वो ही ए से रिलीफ क्लेम कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ है,
तो मैं तुमसे ये रेमेडी या मैं तुमसे ये रिलीफ क्लेम करने वाला हूं, ठीक है। सो ओनली द पर्सन हु इज इंजर्ड या जिसने कोई लॉस सफर किया है वो ही कोर्ट में जाके रिलीफ क्लेम कर सकता है। जनरल सेंस तो यही कहता है, बट उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई, डॉक्ट्रिन ऑफ। ये डॉक्ट्रिन आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में पूछ लेते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या कहता है? यू हैव द राइट, यू हैव द राइट टू अपीयर इन कोर्ट। यानी कि जब भी आपका कोई राइट वॉयलेट होगा तो आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, जो हमारा ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम जनहित याचिका भी कहते हैं। जनहित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो दी, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई, ठीक है। अब ये इसकी एक्सेप्शन क्या, कैसे हुआ? कैसे हम कहेंगे कि जो हमारा लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट या उससे डिफरेंट है पीआईएल का कॉन्सेप्ट? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या कहता है? जिसका राइट वॉयलेट हुआ वही कोर्ट जाएगा। बट हमारा जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों के हित के लिए हम लोकस स्टैंडाई के कॉन्सेप्ट को और बढ़ा देते हैं। कैसे? कि मान लीजिए कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टेक प्लेस करती है डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करती है। अब गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन कर रही है तो जहां पर भी लैंड एक्वायर होता है तो वहां से उन लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती है और उन्हें डिस्प्लेसमेंट होती है उनकी, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब हर कोई व्यक्ति तो इसमें संतुष्ट नहीं होगा, या वो यूं कहेगा मुझे तो बहुत नुकसान हो गया इसकी वजह से। अब उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में? हो सकता है कि जिन लोगों की लैंड एक्वायर हुई हो वो इतने वेल ऑफ ना हो कि वो अफोर्ड कर सकें कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इन सब लोगों के कई बार पीपल इन द जनरल इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई पर्सन या कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल लॉयर विल सी दैट दे आर गोइंग टू सफर अ लॉट, वो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने जा सकता है कोर्ट में। अब वो जो वकील है, ना तो उसकी वहां पर कोई जमीन थी, ना उसका कोई फायदा था, ना कोई नुकसान था, बट उसने क्या सोचा कि लैंड एक्वायर होने की वजह से यहां पर रहने वाले सभी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ेगा। तो उनके राइट्स को वॉइस देने के लिए, उनके अधिकारों को एक आवाज देने के लिए वो क्या करता है? वो कोर्ट में जाता है और उनके बिहाफ पे उनके इंटरेस्ट को कोर्ट में प्रेजेंट करता है। अब यहां पर क्या है? दिस इज अलाउड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जो ये व्यक्ति है, अगर हम लोकस स्टैंडाई के कॉन्सेप्ट से जाए, इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसने कोई लॉस सफर नहीं किया, ना इसकी जमीन एक्वायर हुई, बट फिर भी ये कोर्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है। तो हियर इट इज एन एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या है और पीआईएल कैसे इसका एंटी है, या पीआईएल कैसे इसकी एक्सेप्शन है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ईदर आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर एंड देन ओनली, या मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिपीट कर दूंगी। अब इसमें आपको एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये जो हमारा पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, यहां इंडिया में वी से जस्टिस पीएन भागवती, जस्टिस पीएन भागवती ने पायनियर किया था, पायनियर ऑफ
PIL in India. हमारी कंट्री में PIL का कॉन्सेप्ट एक तरीके से शुरुआत करने वाले और द फादर और द क्रिएटर और इनिशिएटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL in India is जस्टिस PN भागवती. और ये कौन से केस से शुरू हुआ था? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो केस कौन सा था? केस वॉज हुसैन आरा खातून versus state of Bihar. All right. So this is another important case which you must keep in mind. अब जो केस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब अगर मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. पहला, PIL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. दूसरा, PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में बिगिन करने वाले या इनिशिएट करने वाले पर्सन कौन है? जस्टिस PN भागवती. कौन से केस के अंडर ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई का पूछ सकते हैं कि PIL इज एन एक्सेप्शन टू विच डॉक्ट्रिन. सो आपको लोकस स्टैंडाई के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. अब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में. हमारा जो 5th पॉइंट था, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉमन लॉ सिस्टम. कॉमन लॉ सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको कि वैसे तो जनरली कानून कौन बनाता है? हमारा लेजिस्लेचर. और कुछ एक्सटेंट तक एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर्स पास करके किसी तरीके का कानून बना सकता है. बट हमारी कंट्री में कॉमन लॉ सिस्टम है, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो भी किसी तरीके से ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है विच विल हैव द इफेक्ट ऑफ व्हाट? इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ. जैसे कि अगर हम आज के दिन में बात करें फायर क्रैकर बैन केस, जैसे गवर्नमेंट ने खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है एंड इट इज रिक्वायर्ड कि हम जो फायर क्रैकर्स है उनको बैन करें. तो फायर क्रैकर्स में एक पर्टिकुलर, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए कि अब से अगर किसी भी फायर क्रैकर में बेरियम होगा तो उनको बैन किया जाएगा. उसके बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट आने लगा. तो उसी तरीके से आज भी उसकी कंटिन्यूएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है टाइम टू टाइम वेरियस ऑर्डर्स पास करता है. अब ये ऑर्डर्स भी क्या हैं? ये ऑर्डर्स भी क्या हैं? दे टेक द फॉर्म ऑफ लॉ. सो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जब भी जुडिशरी लोगों के हित के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक, जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए कोई एक्शन पास करती है, कोई लॉ पास करती है या कोई ऐसा ऑर्डर देती है जिससे वो गाइडलाइंस ले डाउन करती है, उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. व्हेन जुडिशरी इज मेकिंग सर्टेन लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. अब जुडिशियल एक्टिविज्म अलग अलग तरह की फील्ड्स में हो सकता है. एक तो मैंने आपको एनवायरनमेंट का ये बता दिया, और दूसरा मान लो कोविड के टाइम बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की इधर उधर, तो माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी. तो माइग्रेंट वर्कर्स की जो प्लाइट थी, उनकी दिक्कतों को देखते हुए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद कॉग्निजेंस लिया था और कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि इनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, इनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाए, या कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी थी. तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स और फंक्शंस विच इज परफॉर्म्ड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट. यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंतजार नहीं करेगा कि पहले मेरे पास कोई शिकायत करने आएगा मैं तो तभी एक्ट करूंगा या मैं तभी किसी कोई ऑर्डर पास करूंगा. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सुओ मोटो, यानी कि अपने आप भी किसी दिक्कत का, किसी प्रॉब्लम का कॉग्निजेंस ले सकता है. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड वेरियस रोल्स ऑफ द कोर्ट्स परफॉर्म्ड इन आवर कंट्री. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है. पहले हम इनकी कंडीशन देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन, कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है या हाई कोर्ट का जज बनना है तो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस, कि क्या एसेंशियल कंडीशंस उन्हें फुलफिल करनी पड़ेंगी. व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस. तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी पहली जो सिचुएशन या पहली कंडीशन है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया.
यहां पर भी पहली कंडीशन यही है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये पहली कंडीशन तो दोनों केसेस में फुलफिल होनी ही चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दूसरा क्या फैक्टर है, दूसरा अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करें, सो ही मस्ट हैव प्रैक्टिस 10 years एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, 10 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल एज एन एडवोकेट उन्होंने प्रैक्टिस की हो, और he has been judge of high court for at least 5 years, कि कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट के अगर वो जज रहे हैं तो भी वो एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है, ही इज द एमिनेंट जुरिस्ट। एमिनेंट जुरिस्ट इन आईज ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये एमिनेंट जुरिस्ट का क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी है, तो उन्हें एज एन एमिनेंट जुरिस्ट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है दैट पर्सन इज द एमिनेंट जुरिस्ट, इसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है, ही इज अ स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ लॉ, तो वो उन्हें एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। बट अभी तक हमारी कंट्री में ये दो कंडीशंस, इन दो कंडीशन से ही मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आज तक हमारी कंट्री में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। पहली कंडीशन तो यही फुलफिल होनी चाहिए कि वो हमारी कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, या तो ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड as an advocate for 10 years, ठीक है, और या इसके अलावा held, he has held a legal office, held a legal office for 10 years, 10 साल तक, मिनिमम 10 साल तक he has held a legal office, then also he can apply or he is eligible for becoming the high court judge। अगर अब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है उसका प्रोसेस अलग है इस प्रोसेस से। कैसे, वहां पर यूजुअली एडीजे लेवल, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। कैसे, बाय मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, वहां एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द गवर्नर। ठीक है, अब आप बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, वो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, सो कोलिजियम सिस्टम क्या है, इट इज द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उसका जो प्रोसेस है उसे हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। अब इस कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं, सो कोलिजियम सिस्टम में it consists of 5 senior most judges of Supreme Court। ठीक है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो हिस्सा बनते हैं कोलिजियम सिस्टम का, और फिर वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का। अब जो ये कोलिजियम सिस्टम है इसको बहुत बार चैलेंज किया गया है, क्यों कि ये बहुत ही ओपेक है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जजेस ही अपॉइंट करने वाले हैं, वो हो सकता है अपने रिलेटिव्स को भी अपॉइंट करते हो या किसी को प्लीज करने के लिए अपॉइंट करते हो। यहां पर एक ही ऑर्गन की यानी कि जुडिशरी की ही पूरी ऑटोनॉमी होगी। तो इसको चैलेंज करते हुए एक लॉ पास किया गया था विच वाज एनजेएसी।
एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कि जो भी हमारी अब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारी अपॉइंटमेंट होगी जजेस की, वो एनजेएसी के थ्रू होगी। अब एनजेएसी कोलिजियम सिस्टम से कैसे अलग था? एनजेएसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा हमारे लॉ मिनिस्टर और एक एमिनेंट जुरिस्ट इंडिपेंडेंट पर्सन को भी कोलिजियम सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। बट एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खराब हो रही है। तो इस तरीके से एनजेएसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको नल एंड वॉइड बता दिया। और आज के दिन अगर हम बात करें, सो वी फॉलो कोलिजियम सिस्टम एट प्रेजेंट। वी फॉलो कोलिजियम सिस्टम, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, कि जजेस का रिमूवल कैसे होता है, किन ग्राउंड्स पे होता है। तो अगर हम इसमें भी सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की, तो इनके रिमूवल को, के प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? इट इज इम्पीचमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, या वैसे भी और जजेस हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि देयर शुड नॉट बी अ सिंपल प्रोसेस, इम्पीचमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ताकि उनके रिमूवल प्रोसेस जो है वो आसान ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट को उनका कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो उन्हें हटा दिया सीधा, नहीं। इसका प्रोसेस क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लोकसभा के करीब 100 एमपीस और राज्यसभा के 50 एमपीस मिनिमम एक मोशन सेंड करते हैं। किसे? जो लोकसभा के एमपीज हैं वो स्पीकर को भेजते हैं, और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो चेयरमैन को भेजते हैं, कि हमें लगता है कि ये जो जज है ये अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, या इसने कोई मिसबिहेवियर किया है, या इसने कोई करप्शन एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हुआ है। तो वो ये जो बिल है या ये जो इनका मोशन है वो भेजते हैं स्पीकर या चेयरमैन को। अब स्पीकर या चेयरमैन इनको एनालाइज करता है और इसको लगता है कि हाँ, इन एलिगेशंस में कुछ दम है, तो वो उसे कंसेंट देता है और फिर उसे डिस्कशन के लिए भेजता है अपने हाउस में। तो सेकंड स्टेप होता है डिस्कशन, कि फर्स्ट इट विल बी पास्ड इन एनी वन ऑफ द हाउसेस, कि हमारे पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में वो बिल पास होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब वो बिल कैसे पास होगा? एक हमारा इसके पैरेलल ही जजेस इंक्वायरी एक्ट है, एक कमिटी बिठाई जाती है जिसमें हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं, कोई जज भी हो सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है, जो कि उन एलिगेशंस को इंक्वायर करते हैं कि इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है, और फिर वो अपने फैक्ट्स या डेटा वहां पर प्रेजेंट करते हैं इन दी पर्टिकुलर हाउस। अब मान लीजिए एक हाउस में ये पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक हाउस में पास होते ही इंपीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वो जज को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद अब थर्ड स्टेप आता है द बिल टू बी पास्ड इन अनदर हाउस। अब दूसरे हाउस में भी वो बिल पास होगा। मान लो लोकसभा में पहले पास हुआ,
फिर राज्यसभा में होगा। पर अगर राज्यसभा में पहले शुरुआत हुई उस बिल की, फिर वो लोकसभा में भी पास होगा। इसका भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इंपीचमेंट का मोशन है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। अब इसके बाद मान लो थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया, दूसरे हाउस ने भी क्लियर कर दिया और पास कर दिया बिल को, उसके बाद भी एक और फोर्थ स्टेप है, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट भी कंसेंट दे देता है अपनी, तो वो बिल क्या है, वो बिल पास हो जाता है और द जज स्टैंड्स रिमूव्ड, फिर जज का रिमूवल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम आज तक की हिस्ट्री में बात करें, हमारी कंट्री में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस किसी के अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हुआ, जस्टिस आर.एस. रामास्वामी थे, उनके अगेंस्ट ये प्रोसेस शुरू हुआ, बट वो लोकसभा में भी वो बिल पास ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनका रिमूवल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से एक और है जस्टिस सुमित्रा सेन, उनके अगेंस्ट एक हाउस में बिल पास हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, इस दौरान उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने खुद छोड़ दी अपनी पोस्ट जज की, तो वो रेजिग्नेशन से रिमूवल हुआ, उनका रिमूवल इंपीचमेंट के प्रोसेस से नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी भी जज का इंपीचमेंट के थ्रू रिमूवल नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। अब इसके बाद बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ जजेस, कि जो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है। बट बिफोर आई प्रोसीड हियर, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग इन द प्रीवियस स्लाइड। यहां पर जो रिमूवल ऑफ जजेस है, उसके दो प्राइमरी ग्राउंड्स हैं या प्राइमरी रीजंस हैं जिस ग्राउंड पे हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं, और वो ग्राउंड्स हमें कहां बताए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। सिर्फ इन्हीं दो ग्राउंड्स पे एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, और ये स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि मान लो ही वॉज इन्वॉल्व इन सर्टेन करप्शन एक्टिविटी और वो प्रूव हो जाता है, वो क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी कैसे हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज द एसेंशियल कंडीशन, कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। मान लो उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो इनकैपेसिटी की वजह से भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय वे ऑफ इंपीचमेंट, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड रिमूवल किस ग्राउंड पे हो सकता है और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। आफ्टर दिस नाउ लेट्स कम टू द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। तो रिटायरमेंट का अगर हम देखें, सो लेट्स टॉक अबाउट टू कैटेगरीज, सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है इट इज 65 ईयर्स, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। बीच में पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हुआ था इनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाने से रिलेटेड, 3 साल की उनकी रिटायरमेंट एज को और बढ़ा दिया जाए, यानी कि इससे 68 कर दिया जाए और इससे 65 कर दिया जाए। बट वो जो पास बिल था वो पास नहीं हुआ, और एट प्रेजेंट इनकी रिटायरमेंट एज ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान रखना। और जो अपॉइंटमेंट है या कोलिजियम सिस्टम है या रिमूवल में इंपीचमेंट प्रोसेस है, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसे एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू जैसे मैंने आपको बताया ही था कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं या हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उनको एक स्पेशल पावर दी गई है। वो स्पेशल पावर क्या है, दैट जब भी पार्लियामेंट यानी कि हमारा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज कोई भी ऐसा लॉ पास करते हैं जिससे किसी का राइट वायलेट होता है, या हमारा एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है कि उससे किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो रहा है, तो उनके एक्शंस को रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं, हमारे पार्लियामेंट ने
कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंटरनेट शट डाउन कर दिया, इंटरनेट शट डाउन विदाउट गिविंग एनी रीजनिंग, ठीक है, बिना किसी रीजनिंग के, तो ये क्या है? इट इज वायलेशन ऑफ योर राइट्स। तो आप ऐसे लॉ का जुडिशियल रिव्यू करा सकते हो कि इस पर्टिकुलर लॉ से मेरा राइट वायलेट हो रहा है, काइंडली सी टू इट और काइंडली आस्क द गवर्नमेंट दैट ऑन व्हाट बेसिस दे हैव पास दिस पर्टिकुलर लॉ। वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ प्रोविजन। ऐसे ही अगर ये तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में कि हम लेजिस्लेचर के जो एक्शंस हैं उनको जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन्हें भी हम चैलेंज कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैसे हैं? मान लो कि हमारी जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक ये रोड कंप्लीटली बंद रहेगा क्योंकि स्कूल का रश होता है। अब सब लोगों को पता है स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है, आप 2 से 3 वो रिस्ट्रिक्शन लगा दो। आपको 4 घंटे के लिए रोड बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे लोगों को इनकन्वीनियंस होगी। तो इस तरीके से ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स को आप चैलेंज कर सकते हो अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर दी हुई है? अब कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स भी जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ टाइम टू टाइम, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से समझना और याद रखना है। सो अंडर आर्टिकल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडर आर्टिकल 32 योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड जुडिशियल रिव्यू क्या है, कौन से कोर्ट्स को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की हुई और कौन से आर्टिकल के अंदर उनको वो पावर मिली है, ठीक है। आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मैं आपको पहले बेसिक मीनिंग बता देती हूँ कि क्या इसका मतलब है। तो ये जो प्रिंसिपल है या डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो ये कहता है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, कि हमारे देश में जो हमारे गवर्नमेंट है वो कौन चलाएंगे? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको लोग चुनेंगे और फिर वो हमारे देश की सरकार को चलाएंगे। ये क्या है? डेमोक्रेसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। वैसे ही सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है? यानी कि हमारी जो देश की सरकार है उसके लिए सभी धर्म एक समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि कंप्लीटली एक रिलीजन को निगेट कर रहा है और पूरा बेनिफिट दूसरे रिलीजन को दे रहा है। तो ये क्या है? सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी क्या है? हमारा एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ आवर कंट्रीज डिफरेंट ऑर्गन्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल नहीं एग्जिस्ट करेगा या उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाएगा तो उससे क्या है? लोगों के राइट वायलेट होंगे, लोगों के अधिकार अगर छीने जा रहे हैं, उनके कोई राइट वायलेट हो रहे हैं, तो वो अपने ओपिनियंस को, अपने इंटरेस्ट को कोर्ट तक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फिर हमें क्या समझाता है या क्या कहता है कि जैसे जैसे समय बदलता है, हो सकता है कि हमें जरूरत है नए कानून की, हम नए कानून बना सकते हैं, बट हम ऐसे कानून नहीं बना सकते या हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते कि हम कह दें कि हमारी कंट्री आज से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप चलेगी यहाँ पे। तो क्या ये वैलिड है? नहीं। तो आप अमेंडमेंट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट you cannot amend the basic features of the constitution. So this is what the doctrine of basic structure says, that while amending the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हुए, अमेंडमेंट मतलब आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, द बेसिक स्ट्रक्चर
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते करते आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूं। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, सेक्युलरिज्म है, ये जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। फिर और क्या है इसके अलावा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और क्या बताया इसके अलावा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते या जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर दिस, अब ये आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इथॉस है, वो वैसे ही मेंटेन रहे, उसको ऑल्टर ना करा जाए, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया कहां से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ में लेड डाउन किया गया था, और उस केस का क्या नाम था, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केशव नंद भारती का जो केस है, उससे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। अब जब ये केस डिसाइड हुआ था, तो उसके बेंच पे कितने जजेस थे, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो इसके बेंच पे इट कंप्राइज्ड ऑफ 13 जजेस। इसके बेंच पर 13 जजेस थे, द लार्जेस्ट बेंच सो फार, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इस केस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सो इट कंसिस्टेड ऑफ 13 जजेस, ठीक है। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। आफ्टर दिस वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें, मॉन्टेस्क्यू ने। Montesquieu was a person who gave us the concept of separation of powers. और separation of powers, जैसे कि मैं क्लास में during the class I have said it a lot of times, इसका importance क्या है, इसका importance है the separation of working या functioning, separation of functioning of वेरियस ऑर्गन्स, कि हमारी जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटली काम करें, ठीक है ना, नो वन ऑर्गन विल इंटरफेयर इन फंक्शनिंग ऑफ अदर। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वर्किंग में या उसकी फंक्शनिंग में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे फायदा क्या होगा, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन वर्किंग। जो ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंटली और भी अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन वर्किंग। ऑलराइट, सो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये दिया किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। और ये कहता क्या है कि जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, एक दूसरे की वर्किंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इससे फायदा क्या होगा, एफिशिएंसी, यानी कि आउटपुट बढ़ेगा। एक जब दूसरे की टांग नहीं खींचेगा तो ऑफ कोर्स जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. So before I proceed to questions, I would like to give two questions as homework to you all. ठीक है, so your homework will be so first
you have to tell me that what features can be covered under doctrine of बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि जैसे जो हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के होराइजन में आता है। तो वैसे वैसी और कौन सी चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके परव्यू में आती है या जो इसकी बाउंड्रीज में आती है। दूसरा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन talks about separation of powers। अब जिस भी बच्चे ने पूरी क्लास अच्छे से सुनी है उसे जरूर इस सवाल का जवाब पता होगा, ठीक है। सो सभी बच्चे आफ्टर कंप्लीटिंग द होल लेक्चर, टुडेज लेक्चर, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट होगा तो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई चीज फिर से रिपीट करके आपको समझानी चाहिए, सो इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स एंड आई विल बी टेलिंग देम क्लियरली देन एंड देयर ओनली, ठीक है। सो इसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, we have completed your first topic, that is structure of Indian judiciary। हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी अगर किसी को डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वहां पर आपको क्लियरली सब एक्सप्लेन कर दूंगी। बट जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, एक बार जरूर एनसीईआरटी की बुक से उसे कवर कर लो, उसे पढ़ लो, ताकि आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, आपकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। और बुक पढ़ने के बाद भी कोई डाउट अराइज होता है तो मुझसे जरूर पूछो, ठीक है, विच आई विल बी एड्रेसिंग ईदर इन द कमेंट सेक्शन और आई विल बी डिस्कसिंग देम इन योर नेक्स्ट लेक्चर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है, इन इंडिया जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम सिस्टम। दूसरा है, इन इंडिया जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय एनजेएसी। तीसरा है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। डी कहता है नन ऑफ द अबव। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि व्हाट इज द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का क्या तरीका है? ही इज अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम सिस्टम, सो दैट वे ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट का जज है वो कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इज, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पूछिए या हाई कोर्ट के जज की पूछिए। सो ऑप्शंस आर 62, 63, 65 और 67। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 65। 62 किसकी है? हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मेमोराइज करना है। After this, let's proceed to the next question. Who amongst the following forms the part of collegium system? Collegium system का हिस्सा कौन कौन लोग हैं at present अगर हम बात करें? प्राइम मिनिस्टर? नो। सुप्रीम कोर्ट जज? यस। प्रेसिडेंट? नो। स्पीकर ऑफ लोकसभा? एब्सोल्युटली नॉट। ये हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कोलिजियम सिस्टम का हिस्सा कौन कौन लोग हैं। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So B is the right answer for this particular question. Next we have, under which article of Constitution Supreme Court is empowered to exercise its power of judicial review? यानी कि कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है? 32, 14, 21 और 22। ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 32। और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है पावर? अंडर आर्टिकल 226। तो इस तरीके से आपको दोनों को पैरेलली पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजन देख रहे हो तो पैरेलली हाई कोर्ट की भी तभी दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी जजेस फॉर्म द बेंच ऑफ केशव नंद भारती केस? ये भी मैंने आपको बताया, वाज इट 10, 11, 13 और 15? इसका आंसर है सी, दैट इज 13। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था।
कि जो हमारा केशव नंद भारती का केस है उसके बेंच पे कितने जजेस प्रेजेंट थे, विच इज द हाईएस्ट सो फार, दैट इज 13 इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द पर्व्यू ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंदर इनमें से कौन सा फीचर आता है? डेमोक्रेसी आता है, यस। सेक्युलरिज्म आता है, हाँ जी। इक्वालिटी आता है, हाँ जी। हमारे देश में सभी एक समान माने जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सो इस तरीके से डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज? कि किस ग्राउंड पे हम हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यस। इनकैपेसिटी, yes. So both of them are correct. So option C, that is both A and B is the correct answer for this particular question. Let's move to the next question. Who gave the concept of separation of powers? ये भी मैंने आपको clearly बता दिया है। A option कहता है Montesquieu, B कहता है Dicey, C कहता है both A and B, and D कहता है none of the above. So the correct answer for this question is option A, that is Montesquieu. सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? इट वाज गिवन और इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द पर्सन कॉल्ड मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी? ये हमने क्लास के बिल्कुल बिगिनिंग में किया था। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाँ जी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, हाँ जी। सो इस तरीके से ये दोनों ही हमारे इंडियन जुडिशरी के जो हैं सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। What is the full form of PIL? PIL का full form क्या है? Public interest litigation, private interest litigation, public investment litigation, private investing litigation. As I have already discussed, इसका मतलब है public interest litigation, जनहित याचिका, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? जस्टिस PN भागवती ने। कौन से केस में दिया था? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दिया था। कौन सा डॉक्ट्रिन इससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी, ठीक है। सो दिस वे जब भी आप कोई एक कॉन्सेप्ट करते हो तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आई होप ईच वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड जो भी चीजें आज हमने कवर की हैं, और इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी आज खत्म कर लिया है। वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। उसके जो भी वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वी हैव डन each of them in detail. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो please ask me in the comment section. I'll be addressing your doubts there only. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.